में हम लोगों ने सिंपल स्क्वैमस के एग्जाम कंप्लीट किए थे और सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम को शुरू कर दिया था। मैंने आपको बताया था बेटा, यदि सिंपल क्यूबॉइडल है, यदि एपिथेलियम टिश्यू है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होगा, क्यूबॉइडल है तो सेल का शेप क्यूब लाइक होगा। और इसके अलावा बेटा मैंने एक बात और बोली थी कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू आल्सो नोन एज जर्मिनल एपिथेलियम, और उसका मैंने रीजन भी बताया था। बिकॉज बेटा हमारे जो गोनेट्स होते हैं, जैसे टेस्टिस है, ओवेरी है, उसके अंदर जिनसे गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो कौन ही करता है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। इसीलिए हम लोग सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू को एक और नाम देते हैं, जो मैंने नाम क्या बताया था? जर्मिनल एपिथेलियम। यहां तक किसी को कोई परेशानी? अब चलिए बेटा आगे देखते हैं, सुनिएगा इधर। मैंने आपको बताया बेटा लास्ट क्लास में कि जो आपका सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू है उसके दो एग्जाम्पल मैंने बताए थे। एक तो बेटा मैंने बोला था ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। क्या बताया था बेटा? ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। और दूसरा बेटा मैंने जो बताया था वो बताया था डक्ट ऑफ ग्लैंड्स। बताया कि नहीं बताया? सुनो बेटा, मैं आपको एक चीज बता दूं, एनसीईआरटी सिर्फ इतना सा ही लिखती है कि ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन और डक्ट ऑफ ग्लैंड, लेकिन एनसीईआरटी ने पता है बेटा एक खेल खेल रखा है हमारे साथ। जब आप डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम के अंदर कुछ और चीज ही मेंशन कर रखी है। समझ रहे हो आप? मैं आपको बताऊंगा क्या कर रखा है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी क्या कहती है, जैसे मैं ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन की बात करूं तो थोड़ा मैं आपको समझा दूं कि बेटा जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू है उसके कुछ मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। मॉडिफिकेशन समझ पाएंगे, मैं बताऊंगा आपको। जैसे मान लीजिए बेटा कि हमने पढ़ा था कल सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, उसके मॉडिफिकेशन में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। आप इधर अपनी पूरी निगाह रखिएगा। देखो बेटा, मान लीजिए ये मैंने आपको एक बेसमेंट मेम्ब्रेन बना दी। कौन बना दी बेटा? और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर बेटा मैंने ये क्यूब लाइक सेल बना दी। कौन बना दी? अब इतना तो आपकी समझ में आ गया कि ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू है, यस और नो? ऐसे मान लीजिए बेटा इधर भी मैंने एक किसका फॉर्मेशन कर दिया? बेसमेंट मेम्ब्रेन का, और इसके ऊपर भी बेटा मैंने क्यूब लाइक सेल का एक सिंगल लेयर बना दिया। तो ये भी कौन है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। लेकिन हुआ क्या बेटा, हमारी बॉडी के अंदर जो ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन आप पढ़ रहे हैं, सिर्फ इतने से टिश्यू से काम नहीं चल रहा था। तो क्या हुआ, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए इन जो क्यूब लाइक सेल्स थी इनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन आ गए। आप लोग बोले सर कैसे मॉडिफिकेशन आ गए? मैं आपको समझाता हूं बेटा, क्यों आए उसका भी मैं आपको रीजन दूंगा। सुनिएगा जरा। समटाइम क्या होता है बेटा, जो हमारी ये क्यूब लाइक सेल्स हैं, एक बार क्या हुआ, इन क्यूब लाइक सेल्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे, मैं बोलूं बेटा आप लोगों से स्ट्रक्चर फॉर्म हो गए, और जो ये स्ट्रक्चर बने इनको बेटा हम लोगों ने नाम दे दिया माइक्रोविलाई। क्या नाम दे दिया? अब मन में दो सवाल आते हैं कि सर ये माइक्रोविलाई बने हैं, तो एक बात तुमको ये बताइएगा कि माइक्रोविलाई क्यों बन रहे हैं, और दूसरी एक बात, ऐसी हमारी बॉडी के अंदर क्या नेसेसिटी आ गई, क्या नीड पड़ गई कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू जो नेचर ने बनाया उसके अंदर मॉडिफिकेशन लाना पड़ा। तो बेटा मैं आपको एक बात बताता हूं, ये ब्रश बोर्ड, ये जो माइक्रोविलाई आए हैं इनसे क्या फायदा होता है। पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि बेटा जब एक आप सेल को आप देखोगे, जैसे इस आप क्यूब लाइक सेल को देखोगे, इसको देखोगे, तो आपको ऐसी विजिबिलिटी लग रही होगी जैसे जो ब्रश होती है ना उसका एक बॉर्डर हो। टूथब्रश देखिए है ना, तो ऐसा ही नहीं होता बेटा, वो क्यूब लाइक होता है, उस पर बहुत सारे क्या एक तरीके से क्या बने रहते हैं? माइक्रोविलाई। सेम ऐसी स्ट्रक्चर आपको लग रही होगी। और बेटा यदि मैं ये क्लियर कर दूं आपको, पूरी जूलॉजी में कहीं भी आपको किसी सरफेस पर माइक्रोविलाई नजर आ जाए, नॉट ओनली इन क्यूबॉइडल टिश्यू बट आल्सो ऑल टिश्यू, कहीं भी आ जाए, कहा? माइक्रोविलाई। तो याद रखना एक वर्ड लग जाता है और उसका नाम होता है कौन? ब्रश बॉर्डर।
क्या नाम लग जाता है बेटा? ब्रश बॉर्डर। आगे सेम रहेगा, सिंगल लेयर है तो क्या लग जाएगा? सिंपल। क्यूब लाइक सेल्स हैं तो क्या बोल दोगे? क्यूबॉइडल। यस और नो? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर है तो क्या बोलोगे? एपिथेलियम। और ग्रुप ऑफ सेल्स है तो टिश्यू। तो इसका नाम क्या होगा? ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। मॉडिफिकेशन का नाम तो समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या होता है सुनना। यहां पर क्या हुआ, यहां पर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर बेटा माइक्रोविलाई नहीं बने, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर बन गई। कैसी स्ट्रक्चर बन गई? हेयर लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है बेटा, इनको हम लोग नाम देते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं बेटा? अब जब सीलिया की प्रेजेंस हो गई तो इसके नाम क्या आगे लग जाएगा? सीलिएटेड। क्या लग जाएगा बेटा? आगे सेम वही नाम चलेगा, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। क्या होगा बोलो बेटा? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। अब मन में एक सवाल आता है, सर देखो इतना तो हमारी समझ में आ गया कि माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगी तो ब्रश बॉर्डर आ जाएगा नाम। क्या आ जाएगा बोलो बेटा? ब्रश बॉर्डर। माइक्रोविलाई के लिए तो कौन यूज हो जाएगा? ब्रश बॉर्डर। और सर सीलिया आएंगी तो कौन हो जाएगा? सीलिएटेड। ऐसा मॉडिफिकेशन बेटा कॉलमनर में भी होगा। यदि पिलर लाइक सेल के ऊपर मैं माइक्रोविलाई बना दूं तो क्या नाम हो जाएगा वहां? ब्रश बॉर्डर सिंपल कॉलमनर। आगे बात समझ में? यदि बेटा मैं पिलर लाइक सेल्स के ऊपर क्या बना दूं? सीलिया, तो नाम क्या हो जाएगा? सीलिएटेड सिंपल कॉलमनर। जैसे मान लो बेटा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू है, उस ऊपर में सीलिया बना दूं तो नाम क्या लग जाएगा? सीलिएटेड। आगे बात समझ में? सीलिया कहीं आएगा सीलिएटेड लग जाएगा, माइक्रोविलाई कहीं आएगा ब्रश बॉर्डर लग जाएगा। सर इतना तो हमारी समझ में आ गया, लेकिन एक चीज हमको अभी भी परेशान कर रही है कि सर ये क्यों आते हैं? ऐसा हमको क्या नीड पड़ता है कि माइक्रोविलाई बनाना पड़ा? ऐसा हमको क्या नीड पड़ता है कि सीलिया बनाना पड़ा? सुनिएगा बेटा, मैं आपको समझाता हूं। माइक्रोविलाई के बनने से क्या बेनिफिट है? इमेजिन करिए ये सेल है और इस सेल के ऊपर बेटा मैंने छोटे छोटे हेयर लाइक बहुत सारे स्ट्रक्चर बना दिए। अब मैं इसके ऊपर से बेटा किसी लिक्विड को ऐसे पास आउट कर रहा हूं, समझ रहे हो आप? तो क्या बेनिफिट होता है सुनना। एक तो बेटा स्मूथ सरफेस और एक मैंने बना दिया ब्रश बॉर्डर। तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि यदि यहां पर मैंने माइक्रोविलाई बना दिए है ना, तो यहां से जो फ्लूइड जो निकल रहा है वो कुछ समय के लिए यहां पर रुक जाएगा। यस और नो? उसका जो फ्लो है वो डिक्रीज हो जाएगा। यस और नो? और यदि बेटा फ्लो डिक्रीज हो जाएगा तो इसके नीचे जो ये सेल है इसको एब्जॉर्प्शन के लिए टाइम मिल जाएगा। यस और नो? मतलब ब्रश बॉर्डर के आने से एक चीज क्लियर हो गई, द पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज। नहीं आया समझ? अब सुनिएगा बेटा और क्या बेनिफिट है इससे माइक्रोविलाई आने से। आपको पता है एपिथेलियम टिश्यू है, इसकी सेल ऑलरेडी कॉम्पैक्टली क्या कर चुकी है? बाइंड। यस और नो? अब इसके ऊपर यदि बेटा मैंने माइक्रोविलाई बना दिए हैं तो सेल का सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो जाएगा। यस और नो? और यही होता है बेटा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई, जो सेल का सरफेस एरिया है, कौन है बेटा? सरफेस एरिया, वो क्या हो जाता है? इंक्रीज। और सरफेस एरिया जब इंक्रीज हो जाता है तो बेटा मैं लिख दूं उससे एक तरीके से जो एब्जॉर्प्शन है, कौन है बोलो बेटा? एब्जॉर्प्शन, उसकी पावर क्या हो जाती है? इंक्रीज। नहीं आई बात समझ में? तो क्या फायदा हुआ? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई जो बेटा सरफेस एरिया था वो इंक्रीज होगा, और सरफेस एरिया जब जब इंक्रीज होगा द पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। गुड़िया जागो बेटा, इधर देखो, इधर देखो बेटा, सो मत, खुली आंखों से सो रहे हो आप। बताओ इतनी तेज तेज मैं चिल्ला रहा हूं फिर वो आपको नींद आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, आप फिजिकली यहां है बट आप मेंटली यहां नहीं है, यह आप एक्सेप्ट करेंगे। बिकॉज मुझे पता है मैं बच्चों को पहचान लेता हूं जो क्लास के अंदर नहीं होते, ठीक है? बट यहां रहिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा ना, एक चैप्टर आएगा आगे जाके रीअब्जॉर्प्शन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, वो आपकी समझ में नहीं आएगा। और वहां मैं एक लाइन लिखाऊंगा, द मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन परफॉर्म इन पीसीटी। मैं पूछूंगा व्हाई? जब मैं आपसे आंसर पूछूंगा कि वहां पर ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंस होता है, और जहां ब्रश बॉर्डर आ गया वहां सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, और जहां सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया वहां पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो गया। तो प्लीज
जागते रहिए, जब सोने की बारी आएगी मैं खुद कह दूंगा बेटा आप सो जाइए। ठीक है, चलिएगा आगे। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? सर ये तो हमारी समझ में आ गया कि माइक्रोविलाई आने से क्या बेनिफिट हुआ, लेकिन सर अभी भी हम परेशानी है, सीलिया क्या काम करता है? मैं बताता हूं बेटा आपको कि जब आपने सेल पढ़ा होगा तो आपने साइटोस्केलेटन पढ़ा होगा, और साइटोस्केलेटन जब आपने पढ़ा होगा तो सेंट्रियोल, बेसल बॉडी, सीलिया और फ्लेजिला पढ़ा होगा। और सीलिया का काम आप सब जानते हैं, पेंडुलर मूवमेंट करता है, यस और नो? जो इस सीलिया होती है इनमें बेटा एक पावर होती है, यूनिटी बहुत तगड़ी है। एक सीलिया जैसा काम करती है, सारी सीलिया वैसा ही काम करती है। मतलब पेंडुलर मूवमेंट बेटा इस तरीके से मूवमेंट करती है। समझ में आ गया? अब ऐसी हमारी बॉडी में कहां नीड पड़ेगी वो मैं आपको बता दूंगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि सीलिया का बेटा डेवलपमेंट किसके लिए हुआ है? मूवमेंट के लिए। अरे किसके लिए? अरे बताओ ना बेटा, मूवमेंट के लिए। यहां तक समझ में आ गया सबको? फिर अगेन कह देता हूं बेटा, ब्रश बॉर्डर जहां होगा माइक्रोविलाई वहां होगा, माइक्रोविलाई जहां होगा सरफेस एरिया वहां होगा, और सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा एब्जॉर्प्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई परेशानी किसी को? अब सुनिएगा बेटा, ये बेटा जो मॉडिफिकेशन है, मैं एक बात और आपको कह दूं, ये पूरा का पूरा मॉडिफिकेशन आपके पहले एग्जांपल के साथ कनेक्ट है, जिसका नाम है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। अब वो कैसे कनेक्ट है बेटा मैं अभी आपको समझाऊंगा, बट इतना समझ लीजिए जो मैंने मॉडिफिकेशन आपको बताया है ये किसके लिए है? ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के लिए। कैसे बेटा इधर सुनिएगा जरा, पूरी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए, इमेजिन करिए, बेटा इस समझ में तो आ रही है ना आपके पढ़ाई लिखाई? एक बात बता दूं आपको, मेरी पढ़ाई जूलॉजी समझ में नहीं आई ना आपके, तो दुनिया की इस ब्रह्मांड की कोई ताकत है ना या आपको जूलॉजी पढ़ा नहीं सकती बेटा, ये मैं श्योर हूं। सुनिएगा बेटा, ऐसी स्ट्रक्चर आपने देखी होगी छोटी क्लासों में, इसको हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। थोड़ा इसके पार्ट्स के नाम मुझे आप बताएंगे, ये कौन है वो बताओगे आप मुझे? नो, इसको बोलते हैं नेफ्रॉन का नेक। क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट को आप लोग नाम देते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। इसका नाम क्या होता है? लूप ऑफ हेनले। जानते हैं ना आप इसको अच्छे तरीके से? अच्छा, लूप ऑफ हेनले की कितनी आर्म होती है? 2। ये डिसेंडिंग और ये असेंडिंग, और प्रत्येक जो आर्म होती है, ईच आर्म कंटेन 2 पार्ट्स, एक थिक पार्ट और एक थिन पार्ट। ये थिक पार्ट है, ये थिन पार्ट है, ये थिक पार्ट है, ये थिन पार्ट है। यस और नो? ये जो बेटा कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है बोमन कैप्सूल से दूर है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है? डीसीटी। अरे क्या नाम होता है बेटा? डीसीटी। और ये आगे कौन है? सीटी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट। एक कॉन्सेप्ट में और आपका क्लियर कर देता हूं कि मैं टिश्यू पढ़ा रहा हूं ना, तो इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स को मैं नेफ्रॉन का पार्ट मान रहा हूं, बट एक बात मैं लिख देता हूं क्लियर वे में, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इट इज नॉट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है बेटा। क्या हो गया? ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। मैं फिर कह देता हूं ओपनली कि कलेक्टिंग जो ट्यूब्यूल्स जो होता है ना बेटा, डक्ट जो होता है, ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, बिकॉज बहुत सारे नेफ्रॉन एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में आके खुलते हैं, और ये पार्ट होता है रीनल पेल्विस का। किडनी के अंदर रीनल पेल्विस सुना होगा? नहीं सुना? मैं बता दूंगा, उसका पार्ट होता है बेटा। ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। आपसे कोई पूछे ना, कभी क्वेश्चन में आ जाए कि विच इज द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, तो सीटी को इंक्लूड मत करना। आगे बात समझ में? यहां समझाने के लिए बेटा मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि मुझे इसमें टिश्यू समझाना है, मुझे हिस्टोलॉजी समझानी है, इसलिए मैंने सेपरेट वे में लिखा है कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बेटा नेफ्रॉन का बिल्कुल भी पार्ट नहीं है। अब सुनिएगा बेटा क्या कुछ होता है। मैं बात करूं नेक की, तो बेटा मैं टिश्यू बनाऊंगा और आप मुझे खुद बता दोगे कि इसका नाम क्या है।
नेक के अंदर क्या कुछ देखने को मिलता है, इसकी तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। सिंपल स्क्वेमस था, सिंपल स्क्वेमस था, पता है ना सबको। नेक को देखते हैं, नेक में क्या कहानी मिलती है। इस तरीके से बेटा नेक मिलता है। पीसीटी की हिस्टोलॉजी की बात करूं, कुछ ऐसी मिलती है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स की बात करूं, बताऊंगा बेटा ऐसा क्यों होता है, कुछ ऐसी मिलती है। लूप ऑफ हेनले की बात करूं, डीसीटी की बात करूं, सुनिएगा बेटा, डायग्राम से आपकी समझ में आ रहा है कि बेटा नेक और कौन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, इन दोनों की हिस्टोलॉजी एक जैसी है। क्यूबोइडल सेल की सिंगल लेयर है और कौन भी प्रेजेंट है, सीलिया। मतलब मैं बोलूं सीलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में कहां कहां है, तो आप लोग बोलेंगे एक तो नेफ्रॉन के कहां है, नेक में, और एक कहां है, सीटी में। बेटा जब आप पीसीटी को देख पा रहे होंगे तो आपको पीसीटी में एक बात समझ में आ रही होगी कि वहां पर कौन प्रेजेंट है, ब्रश बॉर्डर। और बेटा मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनिएगा, बहुत प्यारी सी बात है कि ये जो नेफ्रॉन का ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर बेटा एक फंक्शन परफॉर्म हो जाता है, यहां पर लिख देता हूं, उसका नाम होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या हो जाता है बेटा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है ना बेटा, तो यहां पर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्रोटीन्स ऊपर ही रह जाती हैं मोस्टली। लेकिन बेटा जो यहां पर फिल्ट्रेट आता है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। इसके अंदर बहुत ज्यादा बेटा यूजफुल सबस्ट्रेट होते हैं, जैसे ग्लूकोज है, जैसे बेटा एमाइनो एसिड है, जैसे फैटी एसिड है, जैसे आयंस है। अब बेटा क्या हम इनको यूरिन में बाहर निकाल दें, नहीं, तो क्या होता है, सुना, ये बेटा मैंने पीसीटी समझाने को आपको यहां बनाई है, अदरवाइज पीसीटी थोड़ी ऐसे ऊपर होती है। तो होता क्या है बेटा, जो यहां पर फिल्ट्रेट आया है वो फिल्ट्रेट आसानी से पीसीटी में चला जाए, इसलिए नेक के अंदर क्या बन जाती है, सीलिया। वो सीलिया क्या करती है, इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट पे ऐसे प्रेशर लगाती है और फिल्ट्रेट नीचे की ओर क्या करता है, मूव करता है। आगे बात समझ में। अब सुनिए, उस फिल्ट्रेट की आगे जाके मुलाकात किससे हो जाती है, पीसीटी से। अरे किससे हो जाती है, और नेफ्रॉन की पीसीटी किसकी बनी होती है, ब्रास बॉर्डर, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। और मैंने बोल दिया ब्रश बॉर्डर यदि है तो वह माइक्रोविलाई है, और जब माइक्रोविलाई है वहां सरफेस एरिया इंक्रीज है, और जहां सरफेस एरिया इंक्रीज है वहां पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज है। लेकिन मैं एक बात बोलूं, नेफ्रॉन के केस में हम एब्जॉर्प्शन नहीं बोलते, नेफ्रॉन के केस में हम लोग बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। क्यों बोलते हैं मैं बताता हूं आपको। जब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल से सिंपल फूड मटेरियल का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं डाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, तो एक बार एब्जॉर्प्शन ऑलरेडी इंटेस्टाइन में हो चुका होता है। आगे बात समझ में। किडनी के अंदर जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना बेटा, वो सेकंड टाइम हो रहा है, इसलिए किडनी के एब्जॉर्प्शन को हम क्या नाम देते हैं, रीएब्जॉर्प्शन। आगे बात समझ में। सुनिएगा बेटा, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, एक एम्स का क्वेश्चन बताऊंगा। क्या क्वेश्चन आया था एम्स में, सुनना। एक असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आया था एम्स के अंदर। वो क्या आया था, अभी मैं स्टेटमेंट बोलूंगा। स्टेटमेंट था बेटा, द मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन परफॉर्म्ड इन पीसीटी, मैंने यहां पर लिख भी दिया है, अप्रोक्सीमेट 85% रीएब्जॉर्प्शन केवल किस में हो जाता है, पीसीटी में। तो स्टेटमेंट क्या था, द मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन परफॉर्म्ड इन पीसीटी, और रीजन दे रखा था पीसीटी इज मेड ऑफ ब्रश बॉर्डर,
सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। इसका आंसर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? ए होगा, बिकॉज स्टेटमेंट सही है, रीजन भी सही है, और रीजन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मैं ब्रश बॉर्डर ही तो हूं जो पावर ऑफ रीअब्जॉर्प्शन को क्या करता है? इंक्रीज। यस और नो? तो इसका आंसर क्या रहा होगा? ए। अब क्वेश्चन आया था कहां से? एक्सक्रीटरी सिस्टम से, बट वो था किसका? टिश्यू का। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो समझ में आ गया बेटा आपको? अब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो वहां मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन के किस पार्ट में होता है और क्यों होता है? तो आप हमें बोलेंगे कि सर हमको पता है कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है, क्योंकि पीसीटी के अंदर ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी किसी को? अरे बोलो ना, नहीं है ना बेटा? अब सुनिए आगे, मैं डीसीटी की बात करूं और हेनले के लूप के थिक सेगमेंट की बात करूं, तो देयर इज नो सीलिया एंड देयर इज नो माइक्रोविलाई। तो डीसीटी और हेनले के लूप के थिक सेगमेंट में ओनली कौन सा टिश्यू है? प्लेन सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। आप यदि इस डायग्राम को गौर से देख रहे होंगे तो मैंने अभी तक थिन पार्ट के अंदर कोई टिश्यू मेंशन नहीं किया है, और शायद इसके पीछे इतना खतरनाक एक लॉजिक है कि बेटा जब मैं आपको किडनी पढ़ाऊंगा और किडनी के अंदर पढ़ाऊंगा कॉर्टेक्स और मेडुला, और बोलूंगा बेटा मेडुला जो होता है ना, अच्छा आपके मन में कभी एक सवाल नहीं आया क्या? सच बताना कि थोड़ा सा बेटा मैं आउट ऑफ कंटेंट जा रहा हूं, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर ही हूं। एक मेरे मन में एक सवाल आया था एक दिन, शायद आपके में भी आया होगा, कि जब हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो हमारा जो एक्सक्रीटरी जो सबस्ट्रेट है उसका नाम यूरिया है, सबको पता है ना बेटा? और आपने यह सुना होगा कि यूरिया का फॉर्मेशन तो लीवर में हो जाता है, लीवर कर देता है यूरिया का फॉर्मेशन, पता है ना सबको? किडनी क्या करती है? किडनी उस यूरिया के अंदर वाटर को इंक्लूड करती है सिर्फ, और क्या बना देती है? यूरिन। और हमारी बॉडी में वाटर का सोर्स कौन होता है? ब्लड, क्योंकि वाटर आता कहां से? ब्लड में से। ब्लड तो यार लीवर के पास भी था। जब लीवर ने हमारे एक्सक्रीटरी मटेरियल का फॉर्मेशन कर दिया यूरिया का, तो ऐसा क्या कारण रहा, ऐसा क्या रीजन रहा कि वो यूरिन का फॉर्मेशन नहीं कर पाया? मतलब मैं एक चीज, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जब यूरिया का फॉर्मेशन लीवर में हो जाता है तो यूरिन का क्यों नहीं होता? या ये कह दो कि हमारी इस इतनी बड़ी पूरी बॉडी में नेचर ने किडनी को ही क्यों चुना यूरिन के फॉर्मेशन के लिए, और कोई ऑर्गन यूरिन का फॉर्मेशन क्यों नहीं करता? सोचो बेटा कितना बड़ा धोखा हुआ है लीवर के साथ। वैसे थोड़े ना उसको जिगर कहते हैं, इसलिए उसको जिगर बोलते हैं, उसकी पावर बहुत तगड़ी है। सोचो आप बेटा, यूरिया बनाया लीवर ने, और मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन का जो प्राइस था वो कौन लेके भाग गई? किडनी। इतना बड़ा कोई त्यागी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, इसलिए उसको जिगर बोलते हैं। जिगर, जिगर समझ में आ गया क्यों बोलते हैं उसको जिगर? और सुना जिगर का छल्ला, छल्ला भी होता है, बताऊंगा बेटा जिगर में जब पढ़ाऊंगा जिगर को, वो छल्ला बाहर आके कहेगा देख मैं छल्ला हूं। सुनिएगा बेटा, कभी सोचा आपने ऐसा? सर हमने सोचा ही नहीं कभी ऐसा। मैंने सोचा था, और मैंने मेरे मास्टर से पूछा भी था कि सर ऐसा क्यों होता है, लेकिन उस मास्टर ने मेरे से क्या बोला पता है? होता है तो होता है, बनाया है कुदरत ने। मैंने सर बनाया है तो एक्सप्लेनेशन तो मुझे दे दो। पीएचडी करनी है क्या तेरे को? तो दो रीजन बहुत इजीली मिल जाते हैं, लेकिन एक बार यदि हम किसी चीज के बारे में यह जान लेते हैं ना कि क्यों और कैसे, तो शायद उसको फिर हम कभी भूलते नहीं है। और मैं उसी मोटो पे काम करता हूं। एक बार मैं किडनी का डायग्राम हो सकता है साफ सुथरा ना बना पाऊं,
पर इतना कामयाब जरूर कर दूंगा कि जो ओरिजिनल किडनी है ना, वो आप रोज देखोगे दिन में 10 बार। लेकिन मैं आपको ऐसा आंसर नहीं दूंगा बेटा कि कुदरत ने बनाया है, होता है तो होता है, क्योंकि मैं इस लाइन में आया ही तब जब पहले जितने मेरे क्वेश्चंस थे ना, मैं उनके डाउट क्लियर कर लिया। अब आप भी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपके सामने वही क्वेश्चंस आएंगे, हो सकता है थोड़े ज्यादा आ जाए, तो उसकी मुझे टेंशन नहीं, क्योंकि मैंने एमबीबीएस कर रखा है, मैं आपको आंसर दे दूंगा, है ना। तो मैं बताता हूं बेटा, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट यहीं से आएगा कि किडनी को क्यों चूज किया। मैं आपको थोड़े से एक शब्दों में समझाऊं कि कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए, इधर सुनिएगा जरा, ये इधर मान लो बेटा मैंने एक कंटेनर बना दिया और इधर मैंने एक कंटेनर बना दिया और इनको ऐसे ट्यूब से जोड़ दिया। इमेजिन करिएगा, यहां पर भी 1 लीटर वाटर है, यहां भी 1 लीटर वाटर है, और मान लो बेटा यहां पर 5 ग्राम शुगर है, यहां पर 200 ग्राम शुगर है। वाटर कहां से कहां जाएगा, आपकी समझ में आ गया? वाटर जाएगा यहां से यहां जाएगा ना। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों ये जो कंपार्टमेंट है ना, इनकी ऑस्मोलैरिटी में डिफरेंस है, तभी तो ऐसा हो रहा है। यदि मान लो बेटा ये इक्वल इक्वल होते तो क्या वाटर का बेटा एब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन होता? नहीं होता। मतलब वाटर के एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के लिए ऑस्मोलैरिटी के अंदर डिफरेंस होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कह रहा हूं आपसे, क्योंकि ऑस्मोलैरिटी में जब तक डिफरेंस नहीं होता वाटर का मूवमेंट होता ही नहीं है। बेटा हमारी पूरी बॉडी की यदि मैं ऑस्मोलैरिटी की बात करूं तो हमारी पूरी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी होती है 300, लेकिन किडनी एक अकेला हमारी बॉडी का ऐसा ऑर्गन है जिसकी ऑस्मोलैरिटी में डिफरेंस होता है। किडनी का जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है उसकी ऑस्मोलैरिटी 300 होती है, लेकिन जो मेडुला वाला पार्ट होता है उसकी ऑस्मोलैरिटी 300 से 1200 होती है। और ऑस्मोलैरिटी में डिफरेंस होगा तो नो डाउट वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा और सिक्रीशन भी होगा। जिगर ने कोशिश तो बहुत करी थी कि मैं इस यूरिया के अंदर वाटर को ऐड करके और यूरिन का फॉर्मेशन कर दूं, लेकिन बेटा जिगर की जो कोशिशें थी वो नाकामयाब रही और मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन का प्राइज कौन लेके भाग गई? किडनी। आप बोलोगे सर किडनी इतनी जबरदस्त होती है क्या? किडनी ने भी बेटा धोखा दिया। बताऊंगा बेटा किडनी ने क्या किया, जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा ना, जब आपको समझाऊंगा कि किडनी ने अपनी साइड से कुछ नहीं किया, ये ऑस्मोलैरिटी का डिफरेंस उसने खुद हमारी बॉडी के अंदर रह के ही क्रिएट किया। बताऊंगा कैसे किया, सुना कि ये जो हेनले का लूप होता है, इसका जो थिन सेगमेंट होता है ना, यहां पर इसने सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू नहीं बनाया, यहां पर इसने बना दिया सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। और ये जो हेनले का लूप होता है ना, ये मेडुला के अंदर ही पड़ा रहता है, और जब यूरिया यहां से जा रहा था तो कुछ एक क्वांटिटी में डिफ्यूजन के द्वारा ये हेनले के लूप का थिन सेगमेंट और कलेक्टिंग डक्ट यूरिया को बाहर यहां पर फेंक देती हैं मेडुला में, और उसी से मेडुला वाले पार्ट की ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज। और वही आगे जाके यूरिन के फॉर्मेशन का क्या बनता है? रीजन बनता है। जब आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा? एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो पेज नंबर 294 वहां पर लिखा हुआ है काउंटर करंट मैकेनिज्म, और जब आप उसको देखेंगे तो वहां पर यह कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि जब यहां से यूरिन का पास आउट होता है तो कुछ क्वांटिटी में यूरिया इस मेडुला के अंदर आके इस मेडुलरी जो ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। आगे बात समझ में? तो मैं आपको पहले दिन बोला था
एनिमल टिश्यू इज नॉट ओनली एनिमल टिश्यू, इट इज बेस ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड जूलॉजी। जो लोग कहते हैं ना कि ह्यूमन जो एनिमल टिश्यू बहुत बोरिंग चैप्टर है, मैं उनसे बहुत खफा होता हूं। वही इसको बोरिंग बोलेगा और कहेगा जिसका खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मैं एक चीज और बोलूं बेटा, लाखों करोड़ों साइंटिस्ट मिल जाए ना तो एक ह्यूमन नहीं बना सकते। कुदरत ने क्या कुछ चुन चुन के हमको दिया है, इतने एडवांस कैरेक्टर आप इमेजिन नहीं कर सकते। जहां रीअब्जॉर्प्शन की नीड थी वहां ब्रश बॉर्डर बना दिया, जहां मूवमेंट्स का नीड था वहां सीलिया बना दिया, जहां डिफ्यूजन का नीड था वहां सेल को फ्लैट कर दिया। क्या कुछ नहीं दिया उसने, फिर भी फरियाद करते हैं हम लोग, हैं? अरे सर मेरे को कुछ ना, मेरी जिंदगी तबाह है, क्या कुछ हो गया बेटा? इतना एडवांस तू है, तू खुद को पहचान। इतनी एडवांसिटी कहीं हो सकती है क्या? नहीं। तो बेटा मेरा कहने का मतलब यह है, सारी चीजें भूल जाओ, नहीं आया हो समझ तो कोई बात नहीं है, इतना याद रख लो नेफ्रॉन की हिस्टोलॉजी। यहां से बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी किसी को? अब मैं थोड़ा एक स्लाइड बैक करूंगा और बेटा ये मैंने जो ब्रश बॉर्डर बनाया है इसका मैं एग्जांपल यहां पर लिख दूंगा, कौन? पीसीटी। यस और नो? कोई दिक्कत किसी को? और बेटा सीलिया वाले का एग्जांपल लिख दूंगा, एक तो कौन? अरे बोलो ना, एक तो होता है नेक। कौन होता है बेटा नेफ्रॉन का? नेक। और एक कौन होता है? सीटी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अरे बोलो बेटा कोई दिक्कत हो तो? श्योर। तो क्लियर हो गया अब आपको? यह सवाल आप जरूर याद रखना कि नेफ्रॉन का बेटा जो थिन सेगमेंट होता है उसमें टिश्यू कौन सा होता है? सिंपल स्क्वेमस। ठीक है ना? चले आगे। अरे बोलो कोई दिक्कत हो तो? चलिएगा बेटा। और बताऊं एक क्वेश्चन और आता है, आप थोड़ा याद करेंगे तो शायद थोड़ा सा मैं आपको याद कराना चाहूंगा कि इतना पता होगा कि इस वाले पार्ट में NaCl का रीअब्जॉर्प्शन होता है ना? इधर तो वाटर का होता है। याद आ रहा है क्या कुछ? थोड़ा कनेक्ट करूं तो यहां पर होता है बेटा NaCl का। और जब आपने पढ़ा होगा तो मास्टर ने एक बात बोली होगी कि थिन सेगमेंट के अंदर तो पैसिव होता है, मतलब बिना एनर्जी के, और जो थिक सेगमेंट होता है ना वहां कैसे होता है पता है? एक्टिव, एनर्जी यूज होके। अब वहां बच्चा कन्वे गुरुजी ऐसा काहे को होता है, यहां पैसिव क्यों होता है, यहां एक्टिव क्यों होता है? फिर बच्चा कहता है अब मेरे को आंसर नहीं पता। आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि थिन सेगमेंट सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है, और सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू का मेन फंक्शन होता है डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन के लिए किसी एनर्जी की नीड नहीं होती। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी। कुछ हाथ तले पड़ रहा है डॉक्टर साहब? अरे कुछ समझ आ रहा है क्या? अरे सर पूछो मत, समझ तो कुछ नहीं आ रहा, बट तेरी क्लास खत्म कर और जा यहां से, परेशान मत कर। अरे समझ तो आ रहा होगा आपको भाई। ये मास्क हटा ले मुंह से, तेरे से बोल रहा हूं बेटा। काहे को ग्रेडियंट बढ़ा रहा है CO2 की? वैसे ही मेमोरी वीक हो जाएगी। मैंने बहुत मास्क लगाया जब मैं हॉस्पिटल में था, कोरोना मेरी ड्यूटी लगी हुई थी बेटा, 72 घंटे हॉस्पिटल रहते, पीपी किट पहन के, निशान पड़ जाते थे। अभी तो कोविड नहीं है ना, और मुंह छुपाने की जरूरत भी नहीं है तेरे को, तो है ना? तो मस्त रहे बेटा। इससे क्या है ना बेटा, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, पता होगा ना आपको O2 के रेफरेंस में, तो CO2 पास आउट नहीं हो पाता इससे, तो वहीं की वहीं रहता है। दोबारा इनटेक करते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं ना, तो अगेन चला जाता है, तो उससे फिर हेडेक होता है, मेमोरी लॉस भी होता है। ठीक है डॉक्टर साहब? ओके फिर ठीक है। और एक बच्चा ऐसे हाथ लगा के बैठा था मेरी क्लास में, बेटा कभी हाथ मत लगाना ऐसे सर से, ऐसे है ना, बिकॉज एक बात समझा देता हूँ कि हमारे यहाँ एक फेशियल नर्व होती है फेस के अंदर, है ना, उसका इस जगह पे एनास्टोमोसिस होता है। एनास्टोमोसिस मतलब उसकी ब्रांच बनती है यहाँ आके। अब हाथ लगा के ऐसे बैठे रहेंगे ना, तो जो हमारी फेशियल नर्व है उसका सेंसेशन वीक होता है। फेशियल नर्व का सेंसेशन वीक होता है तो फेस के अंदर ब्लड सप्लाई इफेक्टेड हो जाती है। ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो बेटा ग्लो चला जाएगा, बुढ़ा लगेगा, है ना। अभी शादी वादी भी करनी है, तो सब प्लीज समझ आ गया? हाँ चलिए बेटा आगे चले। यहां तक किसी को कोई फरियाद हो तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत है किसी को? डॉक्टर साहब सब ठीक ठाक चल रहा है? चलो आगे चलते हैं।
तो हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन पढ़ लिया, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। सेकंड देखते हैं, उसका नाम है बेटा डक्ट ऑफ ग्लैंड। ये बहुत परेशान करता है, एग्जाम्पल बहुत परेशान करता है, हद से ज्यादा। मैं बताऊंगा कैसे करता है। डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, देखो बेटा, डक्ट ऑफ यदि ग्लैंड्स की बात हो रही है तो इतना तो आप समझ गए होंगे, यदि ग्लैंड के अंदर डक्ट है तो वो ग्लैंड कौन सी होगी? एक्सोक्राइन की एंडोक्राइन? एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन में डक्ट नहीं होती। एंडोक्राइन में डक्ट होती कि नहीं होती? होती है। अच्छा एक बात बताओ, एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते किसको? जो हार्मोन बनाती है उनको, कि जो डक्टलेस होती है उनको? हार्मोन बनाती है उनको। वेरी गुड, ये मिलेगा -1। अरे बचाओ, सर परेशान कर दिया आपने हमको, है ना। आज तीसरी क्लास है आपकी, बट आपने हमारी हालत खराब कर रखी है। मैंने नहीं करी, आपने मेरी कर रखी है। आपने मेरे को दुश्मन समझ रखा, मेरे को कोई भी सही आंसर तो देते ही नहीं है। अरे बेटा मेरी सुन ले, डॉक्टर साहब मेरी सुन लो, पेज नंबर 102 ग्लैंड्स लिखी हुई है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट, क्लियर लिखा हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट देयर आर 3 टाइप ऑफ ग्लैंड्स, वन इज एक्सोक्राइन, सेकंड इज एंडोक्राइन, थर्ड इज मिक्स ग्लैंड। हार्मोन जरूरी नहीं है बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड से बने। है गुरु, क्या कहना चाहते हैं आप? हार्मोन को तो बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बना देती है। स्टोमक से गैस्ट्रिन बनता है, इंटेस्टाइन से सिक्रेटिन हार्मोन बनता है, किडनी से भी बनता है रेनिन। तो हार्मोन का सिक्रेशन तो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कर देती है। बट दुनिया की ऐसी कोई एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है जिसके पास डक्ट होती हो। तो एंडोक्राइन ग्लैंड को एंडोक्राइन हम लोगों ने डक्ट लेस थी वो इसीलिए बोला, हार्मोन के ऊपर नहीं बोला। बिकॉज हार्मोन ऑलवेज नॉट सिक्रीट बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसको यहां बिठा लेना, ग्लैंड पढ़ाऊंगा तब और समझाऊंगा। कोई ना टॉपिक आ गया था इसलिए पूछ लिया। कोई डाउट है बच्चा? हाँ, होगा ही नहीं तो मैं कैसे डाउट हो सकता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है समटाइम आप लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं ना मेरे क्वेश्चन सुन के। ऐसा लगता है कि आपको? मैं कल आपसे प्रॉमिस किया था, जैसा मैं हूं ना जूलॉजी में, आपको ऐसा बना दूंगा। बट मुझे उसके लिए आपकी साइड से कोऑपरेशन चाहिएगा और आप कर रहे हैं। बस आपसे कोई कुछ क्वेश्चन पूछेगा ना तो आप पहले उसको पेज बताओगे, बाद में आंसर बताओगे, मेरा वादा है आपसे। बट 2 चीजें याद यहां बिठा लेना, क्लास बंक नहीं करना। देख लेंगे यार, आ जाएगा लेक्चर रिकॉर्ड होके, आ जाएगा, कोई शक नहीं है, लेकिन वो क्लास वाला मजा नहीं आ सकता। दूसरी बात एक कि एक बार पहले कोर्स को पैक करते हैं, फिर मेरा कैपेसिटी बहुत तगड़ा है क्लास लेने का। 8 आवर कंटिन्यूस पढ़ा सकता हूं बिना कोई पानी पिए, कुछ खाए पिए, नो। बिकॉज मुझे जूलॉजी से एनर्जी मिलती है। कैसी बात कर रहे हैं आप मैं पढ़ाऊंगा, आपके फेस में मुझे स्माइल दिखेगी ना, वो मुझे इतनी बड़ी बूस्टर डोज देती है, 1000 किलो कैलोरी एनर्जी, एक स्माइल तो नीड ही नहीं है। और जब मैं रिवीजन कराऊंगा ना जूलॉजी का, तो मैं पेज ही बताऊंगा और आप खुद को भी याद होने लग जाएंगे। अच्छा सर कल 2 चैप्टर पढ़ के आने हैं, फलाने पेज से शुरू हो रहे हैं, देख लेते हैं डायग्राम कौन कौन से पेज पर है। फिर आप यही बोलोगे सर कोई बात नहीं, 127 पेज से सर, 125 से सर शुरू हो रहा है सेल बायोलॉजी, 135 सर माइटोकॉन्ड्रिया बन रहा है सर, हमको भी पता है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है सर। 27 में सर वायरस लिखा हुआ है, कोई इशू नहीं है सर। तो आप भी ऐसे ही बोलेंगे, बट उसके लिए पहले एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। और किसी की गलत फहमी होना ऐसी कि यार ये टीचर हैं, पढ़ाने आते होंगे तो देखे आते होंगे, गॉड प्रॉमिस मैं कभी बुक उठा के नहीं देखता, मुझे नीड भी नहीं है। यदि देखता ना तो स्लाइड छाप छाप के लेके आता भर भर के, मुझे यही नहीं पता होता मुझे क्या पढ़ाना है, मेरी स्लाइड एकदम ब्लैंक होता है। और ब्लैंक से ही पढ़ाऊंगा पूरा खुद ही, छाप के क्या पढ़ाना है यार, क्या मजा आता है उसमें, कॉन्सेप्ट ही नहीं लगा। नहीं,
और फिर मैं जो पढ़ाता हूँ वो छपा ही नहीं रहता कहीं, फिर क्या करेंगे बताओ? छाप तो तब सकते हैं ना जब मॉड्यूल पढ़ानी हो। मैं पढ़ाता ही नहीं मॉड्यूल से, मुझे पता ही नहीं कहाँ है आपके मॉड्यूल, कहाँ क्या कुछ लिखा हुआ है, मुझे खुद को ही नहीं पता। एनसीईआरटी का जरूर पता है कौन से पेज पर क्या लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, नहीं, और वही हमको चाहिए। तो बस बेटा मजा आएगा पढ़ के, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐसा कोई नहीं छोड़ेंगे जो आपको परेशान कर दे। 1-1.5 महीने रुको, आपसे कोई पूछेगा ना आपके बैच में जूलॉजी कौन पढ़ा रहा, आपने मेरा नाम लिया बाहर जाके, तो वो एकदम फिर आपसे दोबारा ये नहीं कहेगा कि कुछ क्वेश्चन पूछ ले आपसे। बेटा अम्मी अब्बू ने ऐसे किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया अभी जो डॉक्टर रविंद्र के बच्चे को क्या कर सके, परेशान कर सके, और दे भी दिया होगा तो इतना दूध नहीं पिलाया होगा, नहीं। तो परेशान नहीं होना है और डिसअपॉइंटेड नहीं होना है और डिप्रेशन के साथ नहीं पढ़ना है। अरे यार ये और पढ़ना है, क्या लाइफ, क्या करेंगे डॉक्टर बन के, करेंगे डॉक्टर बनकर और बनेंगे डॉक्टर, बनेंगे बेटा, बस एनर्जेटिक रहो, क्लास में सोया मत करो। मेरी क्लास में नींद आती है मुझे पता है, मैं बोरिंग टीचर हूं मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप, मैं क्या बोला, कोऑपरेट करिए, ठीक है ना। मैं सोने नहीं देता, मैं मजाक कर रहा हूं, ठीक है। सुनो बेटा, चलो इधर आ जाओ, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स की बात करते हैं। डक्ट ऑफ, बेटा मैं ग्लैंड की बात करूंगा तो एनसीईआरटी ने बड़ा हमारे साथ अच्छा वाला खेल खेल रखा। पेज नंबर 101 पर लिखा हुआ है कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू, उसको भी ऐड कर रखा है डक्ट ऑफ ग्लैंड में। और जब बेटा उसी में आप पढ़ोगे निचला पैराग्राफ लास्ट, उसमें बेटा इसको स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल में भी दिया हुआ है। तो मैं आपको बताता हूं बेटा कि डक्ट के बारे में कैसे क्वेश्चन आए तो आपको कौन सा आंसर टिक करना है। सुनिएगा जरा, कोई भी ग्लैंड हो बेटा, यदि डक्ट है तो वह एक्सोक्राइन ग्लैंड होगी, यस और नो। कोई भी ग्लैंड हो बेटा, उस ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं, मैं बना देता हूं उनको इस तरीके से। एक बेटा उस ग्लैंड का जो निचला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं बेटा सिक्रेटरी पार्ट। क्या बोलते हैं, बोलो बेटा, सिक्रेटरी पार्ट। और जिस वाले पार्ट से बेटा सिक्रीशन बाहर जा रहा है, इसको बोलते हैं बेटा डक्टलर पार्ट। कौन सा पार्ट बोलते हैं, डक्टलर पार्ट। यदि बेटा मैं सिक्रेटरी पार्ट की बात करूं ग्लैंड की, ये निचले वाला हिस्सा, तो ये तो बना होता है बेटा आपका सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू का। आगे बात समझ में। और ये बेटा जो डक्टलर पार्ट होता है, ये बना होता है आपका स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, किसका बेटा, टिश्यू का। कोई दिक्कत किसी को? जब जब एग्जाम में क्वेश्चन आया है उसने मेंशन किया है कि डक्ट ऑफ ग्लैंड का या ग्लैंड का सिक्रेटरी पार्ट है कि डक्टलर पार्ट है। यदि बेटा आपसे पूछे सिक्रेटरी पार्ट, तो आप बिना सोचे समझे कौन सा टिश्यू मानेंगे, सिंपल क्यूबॉइडल। और जब डक्टलर पार्ट पूछे तो नो डाउट आप बेटा क्या मानेंगे, स्ट्रेटिफाइड। कोई दिक्कत किसी को? कंट्रोवर्सी क्लियर? अब मुझे आप एक बात बता दीजिए लास्ट में, यदि बेटा मैं फंक्शन पूछूं आपसे सिंपल क्यूबॉइडल का, तो 2 फंक्शन आपके सामने आए हैं, एक तो एब्जॉर्प्शन और एक कौन, सिक्रीशन। एक हो गया बेटा एब्जॉर्प्शन और इसका सेकंड फंक्शन कौन होता है बेटा, सिक्रीशन। छाप लो बेटा जल्दी से। लिख लिया बेटा, जल्दी नोट करिए। बेटा आप मेरी कल क्लास में आए थे क्या?
आप आए थे, ठीक है। फिर ऐसा कोई बच्चा है जो मेरे पास पहली बार देख रहा हो? आप देख रहे हैं? अरे आप 2 दिन से कहां थे? सर क्या करें सर, बहुत सारे काम होते हैं। अब बेटा क्या करना, आप या तो वीडियो देख लेना। अब आप ये मत सोचना सर हमने पढ़ रखा है, पहले कुछ नहीं पढ़ रखा आप लोगों ने, मुझे पता है, मैं क्लियर वे में बोल देता हूं, है ना। मुझे एक्शन और रिएक्शन का भी परवाह नहीं है ना, कि ये बोलने का रिएक्शन क्या होता है और एक्शन क्या होता है, क्योंकि मेरा एक्शन भी मैं ही हूं और मेरा रिएक्शन भी मैं ही हूं। बिकॉज बेटा मेरे अलावा मेरे को रिप्लेस नहीं कर सकता, मुझे पता, और मैं अकेला ही हूं, तो कैसे रिप्लेस होऊंगा। तो आप क्या करना बेटा, तो लेक्चर देख लेना। यदि नहीं देख पाओ तो मैं डाउट वाले रूम में तो मिलता नहीं, लेकिन ये जो आप सीढ़ियों से आओगे तो नीचे जो रूम है ना, तो वहां आप बेटा आ जाना, मैं यहाँ ऊपर आ जाऊंगा, वो जो डाउट रूम है वह फिर मैं समझा दूंगा, ठीक है ना। बट इसको करना है कंप्लीट, ऐसा छोड़ना नहीं है, क्योंकि बीच में फिर दिक्कत आएगी आपको। हाँ जी, यस। बेटा ये आपने ऐसे कैसे कह दिया कि केवल प्रोटेक्शन का ही काम करता है, मैं तो बहुत सारे फंक्शन बताए थे। बता रहा हूं ना बेटा, क्या होता है सुनना, कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है ना बेटा, वो होती तो कहीं है और उनके सिक्रेशन कहीं आते हैं। चलो मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे बेटा सैलाइवरी ग्लैंड है, वो भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। एक पैरोटिड ग्लैंड होती है जो कान के नीचे होती है, लेकिन उसका सिक्रेशन कहां के खुलता है, यहां। अब मान लो यदि इन ब्लड वेसल्स को सपोर्ट नहीं दिया तो हो सकता है डैमेज हो जाए, समझ पा रहे हैं आप। और डैमेज यदि हो गया तो सिक्रेशन कैसे पहुंचेगा, आप खुद सोचिए, यहां से एक ट्यूब निकलती है, नाम भी बता देता हूं, पैरोटिड ग्लैंड से एक्सटेंशन डक्ट निकलती है, उस डक्ट का नाम क्या होता है, एक्सटेंशन डक्ट। एक्सटेंशन डक्ट देखो यहां से आती है इस तरीके से, और जो आपका ये जो लोअर जो इंसीजर है ना, यहां आके खुलती है। तो क्या उसको आपको नहीं लगता प्रोटेक्शन का नीड होगा, बिल्कुल होगा, बिकॉज सम टाइम बेटा हमारा ऐसा भी होता है, फेस यू भी होता है, सैलाइवा का सिक्रेशन थोड़ी ना रुकता है, समझ में आ गया। चलो चले आगे, कोई दिक्कत यहां तक, बताइए कोई परेशानी हो तो। सुनिए बेटा, अगला टिश्यू शुरू करते हैं, थर्ड, और उसका नाम है बेटा सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम। कौन है बोलो बच्चा, टिश्यू। सुनो बेटा ये क्या होता है, सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू। नाम से क्लियर हो रहा है, टिश्यू यदि बेटा सिंपल है तो आप समझ जाएंगे सेल का ओनली कैसा लेयर होगा, सिंगल लेयर। नाम क्या आगे लग रहा है, कॉल्यूमनर, तो कल मैंने बताया था सेल कैसी होंगी, पिलर लाइक। कैसी होंगी बोलिएगा, पिलर लाइक। ये बेटा मैंने क्या बना दिया, पिलर लाइक सेल। और पिलर लाइक सेल का बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ओनली सिंगल लेयर प्रेजेंट हो तो उसका नाम क्या होता है, सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू। अब वही 2 बात पढ़ेंगे इसके बारे में भी, पहले इसके देखेंगे कौन, एग्जाम्पल, और फिर कौन देखेंगे इसके फंक्शन। तो एनसीईआरटी ने बेटा 2 एग्जाम्पल इसके लिख रखे हैं, 2 एग्जाम्पल यहां मेंशन कर रखे हैं। एक तो एनसीईआरटी लिखती है इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, लेकिन बेटा मैं इसको ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने डायग्राम कुछ और ही तरीके के बना रखे हैं। मैं सिंपल सा बोलूंगा इसको, और इसको इस तरीके से ना बोल के मैं इसको लिखूंगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। क्या लिखूंगा बेटा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। दूसरा एनसीईआरटी ने जो एग्जांपल यहां पर लिखा हुआ है उसका नाम है बेटा होलो विसरल ऑर्गन। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग होलो विसरल ऑर्गन के बारे में जानते हैं क्या, किसको बोलते हैं होलो विसरल ऑर्गन? मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। होलो विसरल ऑर्गन हम उनको बोलते हैं
एक तो बेटा वो विसरा हो, मतलब स्मूथ ऑर्गन हो, दूसरा वो होलो हो, अंदर से वो खोखले हो। आप मुझे कोई एक दो ऐसे ऑर्गन का नाम बता सकता है क्या कोई बच्चा? वेरी गुड। एक तो कौन हो गया? फैलोपियन ट्यूब। नो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर सी शेप रिंग होते हैं, उसको होलो नहीं बोल सकते। मैं बता देता हूं, सुनिए। यूट्रस, वेरी गुड। यूट्रस के अलावा और कोई? वेरी गुड। मैं बताता हूं बेटा, सुनिएगा, थोड़ा बताता हूं। आपने इसे पढ़ा होगा, टेस्टिस। ये टेस्टिस का मेन पार्ट होता है। थोड़ा बताऊंगा, यहां से ऐसे वासा एफेरेंसिया निकलती है और यहां से बेटा एक होलो स्ट्रक्चर निकलती है कुछ इस तरीके से। इसको बोलते हैं बेटा एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं बेटा? एपिडिडाइमिस। और ये जो ट्यूब जा रही है ऊपर, जो एपिडिडाइमिस के आगे ऐसे बेटा पीछे से निकलती है, देखो यहां पर एपिडिडाइमिस फिनिश होता है, ऐसे बैक साइड से निकलती है टेस्टिस के। ये वाली बेटा जो ट्यूब होती है, इसका नाम होता है वासा डिफरेंसिया। क्या नाम होता है बेटा? वासा डिफरेंसिया। ये भी होलो विसरल ऑर्गन है। तो बेटा एक कौन हो गया आपका, बोलिएगा जरा? एपिडिडाइमिस। और एक कौन हो गया? वासा डिफरेंसिया। ये बेटा आपके होलो विसरल ऑर्गन है। यहां तक कोई दिक्कत? क्या जी? स्टमक? नो, स्टोमक को हम लोग होलो विसरल ऑर्गन नहीं मानते। पूछो क्यों नहीं मानते? स्टोमक आपको लगता है वो होलो होता है, वो होलो होता नहीं है। मैं बताऊं आपने कैसा पढ़ा होगा, आपने जनरल ऐसा पढ़ लिया होगा कि थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा ऐसे। आपने कुछ ऐसा पढ़ लिया होगा तो आपको लगता होगा होलो होता है ना, ऐसा नहीं होता। ऐसे कंप्लीटली पैक रहता है। जब फूड आता है ना तब डायलेट होता है। समझ में आ गया? क्योंकि बेटा इसकी मसल्स होती है इसके अंदर, मसल से मूवमेंट होती तो खाना पीना आगे जाता है। आगे समझ में? ये होलो नहीं होता। हमारी जो इंटेस्टाइन होती है ना वो होलो नहीं होती। गलत फहमी मत रहना। इनको मोटर लगी हुई है जो खाने पीने को भेज देंगी। अरे मोटर थोड़ी है यहाँ बेटा। एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल होती है उनमें मसल्स होती हैं, सबसे बाहर होती हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने, लॉन्गिट्यूडिनल मसल, फिर होती है सर्कुलर मसल, फिर ऑब्लिक मसल्स। उन मसल्स के अंदर बेटा पेरास्टालसिस मूवमेंट होते हैं। ऐसे मैं बताता हूँ, देखो कैसी कहानी होती है। जैसे देखो, अरे सुन लो ना, एक मिनट में समझा रहा हूं आपको। यहां पर फूड है अभी, तो ये कहानी है। फूड पहुंच गया यहां से यहां, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आगे बात समझ में? ये कहानी होती है। ठीक है भाई साहब, इनको बोल। हाँ जी, क्या जी? क्या कह रहे हैं? समझ में नहीं आया क्या? भाई चर्निंग मूवमेंट्स तो पहला नाम सुन रहा हूं, पेरास्टालसिस मूवमेंट मैंने सुना है। चर्निंग मूवमेंट्स मतलब क्या? क्या जी? सेम होता है क्या? चर्निंग वर्ड्स मैंने लिटरली नहीं सुना, एमएमएस तक मैंने नहीं सुना, बट हो सकता है आपने भी पढ़ा सुना हो। पेरास्टालसिस मूवमेंट हमने पढ़ा है। ठीक है, समझ में आ गया? वो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होता है पेरास्टालसिस मूवमेंट तो। ठीक है, अब सुनिए बेटा इधर। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि होलो विसरल ऑर्गन नहीं है वो। ठीक है, अभी समझ में आ गया आपको? गर्ल्स समझ में आ गया ना? ठीक है, नहीं पूछ लेना चाहिए, कहीं लग रहा है ना कि सर वो क्यों नहीं है, तो उसका आंसर हमको पता होना चाहिए। तो बेटा यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अब सुनिए, इतना सा पढ़ने से हमारा काम नहीं चलेगा। डायग्राम फिर बहुत उटपटांग कर रखे हैं। पेज नंबर 102 पर लेफ्ट कॉर्नर में एक डायग्राम दे रखा है, बहुत बड़ा दिमाग खराब करता है वो। मैं समझाऊंगा इसका क्या क्या मॉडिफिकेशन होता है। पहले इतना बता दो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? आगे चलें। सुनिए बेटा, क्या क्या मॉडिफिकेशन होते हैं इसमें। ये मॉडिफिकेशन मैं आपको पढ़ा रहा हूं सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू के। सुनो बेटा इधर, सीरीज से चलेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। समटाइम क्या होता है बेटा, देखिएगा इधर।
सम टाइम ऐसा होता है कि ये मैंने आपको बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन बना दी। कौन बना दिया बेटा? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर बेटा मैंने पिलर लाइक सेल्स की एक लेयर बना दी। समझ में आ गया यहां तक? कोई दिक्कत किसी को? लेकिन मैंने क्या किया, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन की जो पिलर लाइक सेल्स हैं, इनके ऊपर बेटा मैंने क्या बना दिए? माइक्रोविलाई। क्या बना दिया बोलो? माइक्रोविलाई। यदि बेटा यहां पर नीचे लिख देता हूं, मैंने ऊपर ओनली किसका फॉर्मेशन किया है? माइक्रोविलाई का। और मैं आपको एक बात बोला था कि माइक्रोविलाई कहीं भी आ गया तो नाम के आगे क्या लग जाएगा? ब्रश बॉर्डर। तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसको आप लोग बोलेंगे ब्रश बॉर्डर सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम। कौन है ये? टिश्यू। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत? कोई आइडेंटिफाई करने में तो कोई परेशानी नहीं है। आगे क्या हुआ सुनिएगा बेटा जरा। सेम मैंने यहां पर बिना कुछ चेंज किए एज इट इज पहले जैसा आपको कौन बना दिया? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये बेटा मैंने आपको पिलर लाइक क्या बना दी? सेल। लेकिन यहां पर कुछ एक डिफरेंट बात हो गई। वो क्या हुई मैं आपको समझाता हूं। जो ये पिलर लाइक सेल्स हैं, इनकी रूट में कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स आ गए हैं जिनके पास में सिक्रीशन का पावर है। और आप सब जानते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स या ओनली सेल जिसके पास में सिक्रीशन का पावर है उसको हम लोग ग्लैंड कहते हैं। यस और नो? तो नाम के आगे जब बेटा यहां पर लिख देता हूं, कौन सा है ये? हां जी, यहां पर लिख देता हूं बेटा माइक्रोविलाई नहीं है, कौन आ चुकी है? ग्लैंड्स। तो इसका नाम बदल के हो जाएगा ग्लैंड्यूलर। बोलो जरा, सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम। कौन? टिश्यू। बोलो कोई दिक्कत? अरे बोलो बेटा, कोई परेशानी हो तो नहीं है ना? यदि माइक्रोविलाई है तो ब्रश बॉर्डर, ग्लैंड बन गई है तो ग्लैंड्यूलर। अब बेटा ग्लैंडुलर समटाइम आगे भी आ जाता है, पीछे भी लग जाता है। इसको बहुत सारी जगह ऐसे भी लिखा हो देखोगे, सिंपल कॉल्यूमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आ गई बात? एक बार कैसी कहानी हो गई वो भी सुन लीजिएगा। सेम बेटा मैंने अगेन फिर कौन बना दिया? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर मैंने किसका भी फॉर्मेशन कर दिया? पिलर लाइक सेल का। यहां पर क्या कुछ अलग हुआ इधर देखिएगा जरा। शायद आप समझ गए होंगे यहां पर क्या हुआ है। यहां पर बेटा माइक्रोविलाई भी है, अरे है कि नहीं है? और यहां पर बेटा कौन भी है? ग्लैंड्स। दोनों है कि नहीं है? तो दोनों ही नाम आ जाएंगे। एक तो लग जाएगा ऊपर ब्रश बॉर्डर है तो क्या बोलोगे? ब्रश बॉर्डर ग्लैंड्यूलर। वेरी गुड बेटा। सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू। बताओ कोई परेशानी हो तो किसी को भी यहां तक है क्या बेटा? एक कहानी क्या कुछ होती है वो भी मैं आपको समझा देता हूं
कि सेम बेटा मैंने यहां पर अगेन फिर किसका फॉर्मेशन कर दिया, बेसमेंट मेम्ब्रेन का, और इसके ऊपर वही मैंने सेम कैसी सेल बना दी, पिलर लाइक। लेकिन यहां पर कहानी कुछ ऐसी है, मतलब यहां पर कौन प्रेजेंट हो गई, बोलो बेटा, सीलिया। तो सीलिया जहां आ जाएगा, मैंने बोला नाम के आगे क्या लग जाएगा, सीलिएटेड, क्या लग जाएगा, और आगे वही सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू। अरे बोलो कोई परेशानी है क्या किसी को? ये मॉडिफिकेशन समझ में आ गया? एसी क्या करना है सर, एसी ऑन कर दीजिए प्लीज। सुनिए बेटा, ये 4 टाइप का मॉडिफिकेशन शायद स्ट्रक्चर वाइज आपकी समझ में आ गया होगा कि ओनली बेटा माइक्रोविलाई प्रेजेंट है तो ब्रश बॉर्डर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू, ओनली ग्लैंड्स प्रेजेंट है और सेल पिलर लाइक है तो ग्लैंडुलर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। और जब सेल के अपर सरफेस पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है और रूट के अंदर बेटा कौन प्रेजेंट है, ग्लैंड, तो नाम हो जाएगा ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। और जब बेटा सेल के ऊपर केवल सीलिया प्रेजेंट है तो नाम हो जाएगा सीलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। अब सुनिएगा बेटा, अब आगे बात आती है इनके एग्जाम्पल्स की कि सर ये कहानी कहां कहां देखने को मिलती है। तो उसको समझाने के लिए बेटा मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा, अभी एक आउटवे डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। और यहां से बेटा मैं इतने बेहतरीन क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, पूरा डाइजेशन का बेस होगा, वो बेस जिसको कहते हैं। सब लोग तैयार है पढ़ने के लिए? चलें आगे, सुनो बेटा क्या कुछ हुआ। वॉइस बेटा साथ के साथ ड्रॉ कर लो ताकि आके फिर टाइम नहीं लगेगा। देखिए बेटा, मैं थोड़ा बेटा हिस्टोलॉजी बताने की कोशिश करूंगा, शायद मैंने कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बना दिया। क्या हो गया बेटा, फोन पे ऐसी आ रही है आपको? चलो उसको साइलेंट कर देते हैं। तो किस पर आ रही है? डायग्राम पर है? टिश्यू बनाना है बेटा अंदर, इसीलिए उल्टा सीधा बनाना पड़ता है ना। सुनो बेटा, देखो इधर मैं सबसे पहले बात करूंगा लीवर का। लीवर की क्या कहानी है? फिर बात करूंगा स्टोमक का, और फिर बात करूंगा लार्ज इंटेस्टाइन का,
आपको बहुत ज्यादा हंसी आ रही है आज, है ना? हंसी का राज मुझे भी बता दो, सारी की सारी क्लास ही हंस लेगी, है ना? सही कह रहा हूं ना? कौन कौन हंस रहा है? क्या मिल गया आपको गुड़िया, क्या मिल गया आज? कुछ मिला आपको? है? बताओ बताओ। बताओ क्यों हंसी आ रही है, बताओ तो सही, क्या हुआ उधर? अब मेरा क्या है ना, ये प्लेस मेरे लिए बहुत नया है, मैं बहुत मजाक करने वाला इंसान हूं, पता है आप लोगों को, बहुत ज्यादा। मैं अभी थोड़ा सोच समझ के करता हूँ, कहीं होता है ना बेटा थोड़ा कि मेंटलिटी पता नहीं होता ना सबका। अरे नहीं नहीं, ऐसे तो मुझे पता है बेटा, मैं ऐसे डरता थोड़ी हूँ इन चीजों से कि आप मेरी शिकायत कर दोगे। चले आगे, अभी दोबारा मत हंस रहे आप लोग फिर, ठीक है? और फिर हंसे ना, फिर सब लोग साथ हंसेंगे, जो बात है उसको बताओ, क्यों गलत कह रहोगे भाई? बस सर, कुछ बातें ऐसी होती जो बताई नहीं जाती वो बातें सिर्फ फील करी जा सकती है। चलो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिएगा आगे, मैं अभी बेटा बात करूंगा आप लोगों से गॉल ब्लैडर की। तो गॉल ब्लैडर की कहानी कुछ ऐसी है बेटा जी, इधर ध्यान दीजिए। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बेटा मैं बता देता हूं आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या सीन है। ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन ही है। अगेन फिर हंस रहे हैं आप? बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट के नाम तो जानते हैं ना आप? नहीं जानते क्या? कौन कौन से होते हैं बताना जरा। सबसे पहला वाला पार्ट कौन सा होता है? वेरी गुड, क्या नाम होता है बेटा? ड्यूडीनम। इसके बाद कौन सा होता है? जेजुनम। वेरी गुड। और बेटा सबसे लास्ट वाला पार्ट कौन सा होता है? इलियम। पता है ना सब लोगों को? लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट पता है क्या? सीकम। यस और नो? ये पार्ट कौन सा होता है? कॉलन। और सबसे नीचे कौन होता है? रेक्टम। पता होगा सबको? चलो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, 3 टिश्यू के एग्जाम्पल मैंने आपको क्लियर कर दिए। थोड़ा एक स्लाइड पलटता हूं बेटा, देखिएगा जरा। पहला है मेरा ब्रश बॉर्डर, ओनली ब्रश बॉर्डर। तो देखिए बेटा जी, यदि मैं ओनली ब्रश बॉर्डर की बात करूं तो इसका एक एग्जाम्पल आपकी समझ में आता है, जिसका नाम कौन है? गॉल ब्लैडर। तो बेटा सुनिए, ओनली ब्रश बॉर्डर का जो एग्जाम्पल है वो गॉल ब्लैडर है। अब बेटा यहां से मैं एक बहुत अच्छा आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। आप लोग जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे तो वहां आप पढ़ोगे कि बाइल जूस का जो सिंथेसिस जो होता है वो लीवर में होता है। गॉल ब्लैडर के अंदर केवल बाइल जूस का स्टोरेज होता है। तो वहां एक सवाल आता है, सर ये जो गॉल ब्लैडर है, ऐसा इसने क्या बिगाड़ दिया नेचर का, जिससे इसके अंदर किसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता? बोलो जरा, बाइल जूस का। ऐसा क्या हुआ सर, गॉल ब्लैडर के अंदर ऐसा क्या हुआ? आज आपको पता है ऐसा क्या हुआ। ड्यूरिंग द एवोल्यूशन, जब ह्यूमन एडवांस कैरेक्टर की ओर जा रहा था, तो एक हमारे नेचर से चूक हो गई, एक भूल हो गई। वो क्या हुई कि जब गॉल ब्लैडर के अंदर टिश्यू का फॉर्मेशन हो रहा था तो इसके अंदर ग्लैंड का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। यस और नो? यदि गॉल ब्लैडर के पास में ग्लैंड प्रेजेंट होता तो नो डाउट गॉल ब्लैडर के पास भी बेटा सिक्रीशन का पावर होता बाइल जूस का। यस और नो? बट गॉल ब्लैडर ओनली स्टोर ऑफ बाइल जूस, इट कांट बी सीक्रेट ऑफ बाइल जूस। ये बाइल जूस का कभी सिंथेसिस नहीं कर सकता, बिकॉज गॉल ब्लैडर जो होता है उसके पास में ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू नहीं होता। ओनली कौन होता है? ब्रश बॉर्डर। अब तुमको पता है ब्रश बॉर्डर यदि है तो यहां से जूस निकलेगा, उसको इजीली एब्जॉर्ब करके अपने अंदर क्या कर लेगा? स्टोर। तो जब मैं आपको डाइजेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पूछूंगा कि बाइल जूस का सिंथेसिस कहां होता है,
तो आप बोलोगे सर लीवर में क्यों होता है? बिकॉज लीवर के अंदर जो एपिथेलियम है वो कैसी है? ग्लैंडुलर है, और ग्लैंड जहां सिक्रीशन वहां। गॉल ब्लैडर भिखारी है बेटा, इसके पास में ग्लैंडुलर एपिथेलियम नहीं है, इसलिए गॉल ब्लैडर कभी भी बाइल जूस का फॉर्मेशन कर ही नहीं सकता। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई कठिनाई, कोई दुविधा, कोई कष्ट, कोई बाधा, कोई फरियाद? फिर ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, स्लाइड को थोड़ा चेंज करते हैं। अगला मैंने टिश्यू बता रखा है ग्लैंड्यूलर, ओनली ग्लैंड्स की बात करनी है। देखिएगा बेटा जरा, लीवर को देखो, ग्लैंड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, स्टोमक को देखो, ग्लैंड का फॉर्मेशन हो रहा है, और लार्ज इंटेस्टाइन को देखो, ग्लैंड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बेटा इसके कितने एग्जाम्पल हो गए? 3। एक एग्जाम्पल आपका ग्लैंडुलर में कौन आ जाएगा? लीवर। अगला एग्जाम्पल स्टोमक, और थर्ड एग्जाम्पल बोलिएगा जरा, लार्ज, अरे बोलो ना, इंटेस्टाइन। यस और नो? अगला है बेटा ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर, मतलब ब्रश बॉर्डर भी हो और ग्लैंडुलर भी हो। ऐसा कोई है क्या? बिल्कुल है, उसका नाम है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। चाहे बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम हो, चाहे जेजुनम हो, चाहे कौन हो, इलियम। यस और नो? सबके पास में कौन है? ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। तो इसका एग्जाम्पल बेटा मैं क्या लिखूंगा बताइए जरा? स्मॉल, बोलो ना, इंटेस्टाइन। अब बेटा मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन वो पार्ट है जिसके अंदर मैक्सिमम एक तो कौन होता है? डाइजेशन। और आप पढ़ोगे स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो पार्ट है जहां पर मैक्सिमम कौन होता है? एब्जॉर्प्शन। बेटा मुझे इतने कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि मैक्सिमम डाइजेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। बताऊं क्यों? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एपिथेलियम प्रेजेंट है उस पर ब्रश बॉर्डर भी है और वो ग्लैंडुलर भी है। लेकिन एक बात देखने लायक होती है कि सर स्मॉल इंटेस्टाइन को तो 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो मैक्सिमम डाइजेशन यदि स्मॉल इंटेस्टाइन में है तो वो कहां है? और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यदि स्मॉल इंटेस्टाइन में है तो वो कहां है? तो बेटा ये क्वेश्चन है तो डाइजेस्टिव सिस्टम का, बट एक्सप्लेनेशन कहां से होता है बोलो जरा? एनिमल टिश्यू से। मैं आपको बताना चाहूंगा स्लाइड चेंज करके कि ये जो ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है ना बेटा, ये वो पार्ट होता है जो बेटा मैं कहूं एक तरीके से जिसके अंदर जो इसका ग्लैंडुलर पार्ट है, कौन सा पार्ट? वो पार्ट बहुत ज्यादा क्या होता है? डोमिनेंट। समझ में आ गया? और जो जेजुनम वाला जो पार्ट है ये वो पार्ट है जहां पर माइक्रोविलाई बहुत ही ज्यादा क्या होती है? डोमिनेंट। समझ में आया कि नहीं आया बोलिए जरा? अब मैं आपसे कहूं बेटा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मैक्सिमम डाइजेशन होता है कौन से पार्ट में? ड्यूडेनम में, क्योंकि ड्यूडेनम का ग्लैंडुलर पार्ट ज्यादा क्या होता है? डोमिनेंट। मैं बोलूं बेटा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन परफॉर्म्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, बट इन विच पार्ट? जेजुनम। बिकॉज जेजुनम के अंदर माइक्रोविलाई बहुत ज्यादा क्या होता है? डोमिनेंट। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जिपमेर का एक बहुत प्यारा क्वेश्चन, ब्रश बॉर्डर
फाउंड इन पीसीटी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। सुन लिया? ब्रश बॉर्डर फाउंड इन पीसीटी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, बट द टाइप ऑफ बेसिक टिश्यू इज डिफरेंट। यह स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है, बिकॉज ब्रश बॉर्डर तो पीसीटी में भी है और ब्रश बॉर्डर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी है, बट पीसीटी के अंदर जो टिश्यू है वो सिंपल क्यूबोइडल है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो टिश्यू है वो सिंपल कॉलमनर है। अरे नहीं आया समझे? अरे नहीं आया समझे? क्वेश्चन से घबराओगे तो नहीं? क्वेश्चन घबराएगा हमसे। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे। अब मैं अगला एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा अगेन। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन एंड मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन रेस्पेक्टिवली परफॉर्म्ड इन पीसीटी, सॉरी क्या बोला मैंने? पहले क्या बोला? एब्जॉर्प्शन, बाद में क्या बोला? रीअब्जॉर्प्शन। रेस्पेक्टिवली परफॉर्म्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पीसीटी, ये तो मैंने बोला आपको असर्शन। अब मैं रीजन बोल रहा हूं। रीजन में लिखा हुआ है अपॉन द सरफेस ऑफ एंड द इनर लाइनिंग ऑफ पीसीटी एंड स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम फाउंड और प्रेजेंट। इसका आंसर ए बी सी डी क्या होगा? ए होगा, बिकॉज मैंने बताया कि ब्रश बॉर्डर जहां, माइक्रोविलाई वहां, माइक्रोविलाई जहां, सरफेस एरिया वहां, और सरफेस एरिया जहां, एब्जॉर्प्शन वहां। नहीं आया समझे? कैसे भी क्वेश्चन आ जाए घबराना नहीं है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई परेशानी यहां तक? इन सारे के सारे क्वेश्चनों को जो मैं अभी बोल रहा हूं ना, जब मेरा टिश्यू खत्म होगा तो मैं खुद मेरे 50-60 क्वेश्चंस आपको लिखाऊंगा लास्ट क्लास के अंदर। उसमें असर्शन रीजन वाले भी होंगे, और वो क्वेश्चन यदि आपने सॉल्व कर लिए ना तो बच्चा लगेगा एनिमल टिश्यू। कैसा लगेगा? लाइक ए न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अरे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, मजा तो आता होगा आपको और लगता होगा कुछ नया कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, और ऐसा ही आएगा। और नीट भी यही करती है, हो चीजों को वो थोड़ा घुमा फिरा के इधर उधर रख देती है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए बेटा मुझे। किसी को नहीं है ना? अब सुनिए, अगला एग्जाम्पल है सीलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू का। बेटा आप लोगों ने होलो विसरल ऑर्गन पढ़े हैं क्या? फैलोपियन ट्यूब पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? यूट्रस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? आपने एपिडिडाइमस अभी मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? और वासा एफ्रेंशिया पढ़ाया होगा। आप बोलोगे सर वहां किस चीज के मूवमेंट की नीड पड़ गई? मैं थोड़ा आपको समझाऊंगा, सुनो बेटा एक सेकंड। मान लीजिए इस तरीके से बेटा आपकी ओवेरी होती है, और इस ओवेरी के अंदर एक सेल बनती है जिसका नाम होता है सेकेंडरी oocyte। यहां से शुरू होती है आपकी फैलोपियन ट्यूब, जो इस तरीके से घूम के आती है किसके पास बेटा? यूट्रस के पास। कुछ इस तरीके से आती है बेटा। आप सोचिए यदि इस फैलोपियन ट्यूब में मैं यहां पर सीलिया नहीं बनाऊं तो सेकेंडरी oocyte यहां आ जाएगा क्या? यहां से सेकेंडरी oocyte को कोई एम्पुला तक पहुंचा पाएगा? नहीं। और ये वो प्लेस होता है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्म को बेटा वेजाइनल ट्रैक्ट में यहां पर छोड़ दिया जाता है। इस स्पर्म को ऐसे ऊपर पुश नहीं करेगा तो क्या स्पर्म की एंट्री बेटा इस सेकेंडरी oocyte तक होगी? नहीं होगी। तो यूट्रस को और फैलोपियन ट्यूब को, दोनों को बेटा, फैलोपियन ट्यूब को नीड है मूवमेंट ऑफ सेकेंडरी oocyte का, और यूट्रस को नीड है मूवमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ का। ये पड़ा पड़ा दम तोड़ देगा सेकेंडरी oocyte यहां, यदि इसको स्पर्म नहीं मिला तो। और स्पर्म को पहुंचाने का ऊपर जो फंक्शन है, यूट्रस के अंदर बेटा इस तरीके से सीलिया प्रेजेंट होती है,
जैसे यहां स्पर्म आया, ये धक्के मार मार के चलो 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 जल्दी पहुंचो, वहां वेट कर रही है सेकेंडरी ओसाइट, पहुंचा देता है एम्पूला में। सेम बेटा सिचुएशन टेस्टिस के अंदर एपिडिडाइमस होता है। टेस्टिस बेटा आपको पता होगा एब्डोमिनल कैविटी से भी कहां होते हैं, बाहर। यहां से एपिडाइडाइमस निकल रहा है और ऐसे अंदर से आती है आपकी कौन, वासा एफरेंसिया। कोई मोटर थोड़ी है यहां से खींचा और स्पर्म को ऊपर भेज दिया, समझ रहे हैं आप। एपिडिडाइमस में और वासा एफरेंसिया में, दोनों में क्या होता है बताइएगा जरा, सीलिया, जो धक्के मार मार के भगाते हैं इनको, चलो 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 बाहर चलो बाहर चलो। आगे बात समझ में। तो बेटा मैंने जो आपको अभी एग्जांपल्स लिखे थे होलो विसरल ऑर्गन के, उन सब में कौन प्रेजेंट होती है, सीलिया। तो एक तो इसका एग्जांपल बोलिएगा जरा, अरे बोलो ना बेटा, फैलोपियन, अरे बोलो। आपकी एनर्जी कम हो जाती है। एक यूट्रस, एक एपिडिडाइमिस और वासा डिफरेंसिया। बोलो कोई दिक्कत हो तो यहां तक, और यहां पे आके हमारा एक टिश्यू फिनिश हो जाता है जिसका नाम होता है सिंपल कॉल्यूनर एपिथेलियम टिश्यू। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? क्या हो गया सर, टाइम हो गया क्या? अभी कहां हुआ है सर, अभी तो बहुत समय है सर, 8 मिनट तो सर बाई चांस प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन टॉपिक हो जाएगा नहीं। हाँ जी, कोई परेशानी बेटा किसी को, कोई कंफ्यूजन? और एक बात तो लिख देता हूं यहां पर, डज नॉट फॉर्म क्या, बाइल जूस। क्यों? ग्लैंडुलर नहीं है। अरे ग्लैंड से क्या इसके पास, भिखारी से उम्मीद कर रहे हैं जूस बनाने का, हो ही नहीं सकता। बताओ बेटा कोई परेशानी हो तो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी भी बच्चे को? कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी। सुनिएगा बेटा जी इधर, अरे अभी समझ में तो आती है जूलॉजी की, नहीं आती? अच्छा अभी तो पहले जैसी कोई तकलीफ नहीं है ना आपको? श्योर? ऐसे हवाबाजी में मत कहना, तकलीफ तो बहुत है, पर क्या बताएं तेरे को, है तेरे को नहीं बताएंगे हमारी क्या क्या तकलीफें हैं। हमारी तकलीफों को समझने वाला ही समझेगा। पहले ही छाप लो भाई, ये वाला डायग्राम छाप लो। मुझे पता है बेटा नीट में कुछ याद ना आना, वो थ्योरी यही याद आएगा। छाप लो। बना लिया सबने? नोटबुक चेक कर लो आपकी। स्कूल है क्या ये जो नोटबुक चेक करेगा हमारी? तो छाप लिया ना सबने? जल्दी लिखो तो। अच्छा इसके फंक्शन याद हो गए आपको, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। ग्लैंड है तो सिक्रीशन करेगी, यस और नो? और बेटा क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता ही नहीं होता? तो सिंपल क्यूबोइडल के और कॉलमनर के एक जैसे फंक्शन है दोनों के, अभी लिखा दूंगा, है ना? सर मुझे ऐसा लगता है आप भी मेरी क्लास में परेशान हो जाते हो, हैं? इसलिए झेलना पड़ रहा है ना, आपकी ड्यूटी इसलिए झेलना पड़ रहा है ना, तो शर्म करके भाग जाते हैं। कोई बात नहीं सर, वैसे मेरी क्लास में परेशान नहीं होने देता। जो बैच इंचार्ज होते हैं वो क्या बोलते हैं, क्लास इंचार्ज, उसको मजा आता है मेरी जूलॉजी पढ़ के। छाप लिया क्या? जल्दी छापिए। डॉक्टर साहब हरकत ठीक नहीं है, देख लो आप, ये सेम जेंडर के अंदर ये गलत बात है। नहीं, अभी आप जो हरकत कर रहे थे वो कुछ ये हार्मोनल इम्बैलेंस वाली हरकत है बेटा, है ना? ऐसा नहीं। क्या हुआ बेटा? सब ठीक है ना? ड्रेस कहाँ है आपकी? पीडब्ल्यू की ड्रेस है क्या? कभी कभी पहनाया करो यार। सर क्या करें सर, रोज रोज थक गए, ड्रेस पहनते पहनते 10-12 साल हो गए। हो गया? फिर ठीक है, धन्यवाद। सुनो बेटा जी इधर,
पहले फंक्शन लिख देता हूं इसके, पीछे ही लिख दूं बेटा, काय को वैसे ही जगह है इसका, आप लेकिन न्यू पेज पे लिख लेना। इसके बेटा दो फंक्शन होते हैं, सेम है बेटा। एक तो कौन होता है, सिक्रीशन, और एक कौन होता है बेटा, एब्जॉर्प्शन। सिंपल क्यूबॉइडल के और कॉलमनर के दोनों को एक जैसा फंक्शन है, कोई डिफरेंस नहीं है। लिख लिया इतना। अब सुनो बेटा, एक ऐसा टिश्यू है यहां पर अभी, जो टिश्यू तो नहीं होता, वो धोखा देता है हमको, मिमिक्री करता है, हमारे साथ खेल खेलता है। और खेल ऐसा नहीं खेला उसने, बहुत बड़े लेवल वाला खेल खेला और एक चैप्टर नया बना डाला, उसका नाम था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और एक बीमारी आएगी उसमें, कैंसर। क्या आएगी वो मैं समझाऊंगा, लेकिन सुनिए बेटा, ये कोई टिश्यू का टाइप नहीं है, इसीलिए मैं इसको एक्स्ट्रा लिखा रहा हूं और एनसीईआरटी में इसका डायग्राम बना हुआ है। यदि आपसे पूछे सिंपल एपिथेलियम के कितने टाइप हैं, 3, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर। इसलिए मैं यहां पर कोई नंबरिंग नहीं लिख रहा हूं। इसका नाम होता है बेटा सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। सुनिएगा बेटा जी, मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा। यह पूरी बायोलॉजी के लिए कॉमन टर्म है जिसका नाम होता है सूडो। सूडो का मतलब होता है बेटा जो दिखता तो है बट होता नहीं है। यह बहुत जगह आएगा, बहुत सारी जगह आएगा। एक सूडो कॉपुलेशन आएगा, वो बॉटनी में आएगा, इकोलॉजी के अंदर। एक सूडो रिप्स आएंगी, फॉल्स रिप्स आएंगी, वो जूलॉजी के अंदर, स्केलेटन में। सूडो जो वर्ड है इसका मतलब है बेटा फॉल्स, झूठा, बहुत बड़ा झूठा है ये। लेकिन बेटा समटाइम झूठ भी इतनी ज्यादा आवश्यक हो जाती है कि उसके बिना जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। अरे बेटा ये क्या करे, कुदरत ने बनाया है हमको ऐसा, हम झूठ बोलते हैं, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। नेचर ने हमारे अंदर झूठी चीजें डाली है। वोकल कॉर्ड्स भी 2 टाइप के होते हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड्स, फॉल्स वोकल कॉर्ड। हम बोलते फॉल्स वोकल कॉर्ड से हैं, तो सच कहां से बोलेंगे सर? कैसी बातें करते हैं आप। सही बातें करता हूं बेटा। एक बार एक बोला नेगेटिव बहुत सोचते हैं हम, क्यों ना सोचे बेटा, हमारा डीएनए नेगेटिव चार्ज, हमारा न्यूरॉन नेगेटिव चार्ज, हमारी मसल्स भी नेगेटिव चार्ज। सोच रहे हैं वो नेगेटिव है, जेनेटिक मटेरियल नेगेटिव है, हम पॉजिटिव कहां से होंगे? समझ में आ गया? कोई बात नहीं, चलो इधर देखते हैं। पहला वर्ड है सूडो। सूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। और स्ट्रेटिफाइड का मतलब आपको पता ही है, मल्टीलेयर। मतलब आपकी समझ में आ गया, यह कुछ ऐसा ड्रामा कर रहा है कि हमको लगता तो ऐसा है कि मल्टीलेयर है, बट ये मल्टीलेयर होता नहीं है। ऐसा कैसे हुआ मैं आपको बताता हूं बेटा। मान लीजिए ये मैंने आपका अगेन कौन बना दिया, बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस पर बेटा होता क्या है? हकीकत में होता तो ये कॉलमनर एपिथेलियम है। कौन होता है? पिलर लाइक सेल्स ही होती हैं, लेकिन एक सेल हो जाती है लार्ज, एक सेल रह जाती है स्मॉल, फिर अगेन एक सेल लार्ज, एक स्मॉल, एक अगेन लार्ज, एक स्मॉल, और एक अगेन कैसी हो जाती है? लार्ज। और ये मैंने इनके बना दिए न्यूक्लियस। जब आप देखोगे दूर से तो लग ऐसा रहा है जैसे बाई लेयर हो। यस और नो? बट क्या ये बाई लेयर है? नहीं। इसमें बेटा एक कैसी सेल हो गई है? लार्ज सेल। और एक कैसी सेल हो गई है? स्मॉल सेल। तो देखने पर तो ऐसा लग रहा है जैसे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम हो, जो मोर देन 1 लेयर का होता है। लेकिन ये है कौन, बोलिए जरा? सिंगल लेयर। मैं फिर वही कह रहा हूं, मल्टी लेयर होने का ड्रामा कर रहा है, बट मल्टी लेयर है नहीं। तो क्या बोलेंगे इसको? सूडो स्ट्रेटिफाइड।
अब मन में दो सवाल आते हैं, सर ऐसा क्यों किया सर? सर नेचर को तो इतना झूठा नहीं होना चाहिए था सर, ऐसा क्यों किया सर? मैं आपको बताऊंगा बेटा कि ऐसा क्यों किया, लेकिन वो आपकी समझ में तब आएगा जब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि सूडो स्ट्रेटिफाइड ऐसा नहीं होता बेटा जैसा मैंने बनाया है। तो सर कैसा होता है? इसके अंदर भी बेटा मॉडिफिकेशन होता है, और कैसा मॉडिफिकेशन होता है मैं अभी आपको समझाऊंगा, सुनिएगा जरा। ऐसा कुछ होता है बेटा, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, लार्ज सेल स्मॉल लार्ज स्मॉल लार्ज स्मॉल लार्ज। सुनिएगा बेटा, सुनिए बेटा इधर, शायद आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की जो लार्ज सेल हैं, कौन सी सेल हैं? लार्ज सेल। ये लार्ज सेल, इन पर तो कौन प्रेजेंट है? सीलिया। और जो बेटा स्मॉल सेल है वहां पर कौन प्रेजेंट है? ग्लैंड्स। तो नाम क्या हो गया आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग बोलोगे सीलिएटेड ग्लैंड्यूलर, बोलो ना सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। समझ में आ गया आपको? अब एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनसीईआरटी कहती है कि ये जो एपिथेलियम है ये देखने को मिलती है हमारी ट्रैकिया में, लेकिन मैं ट्रैकिया नहीं बोलूंगा बेटा, मैं बोलूंगा अकेली ट्रैकिया में नहीं होती बेटा, ये हमारे पूरे रेस्पिरेटरी किस में पाई जाती है? ट्रैक्ट में। अब सुनिएगा बेटा जी, इतना मैंने एनसीईआरटी की बात यहां पर क्लियर कर दी सिर्फ अभी तक, लेकिन मन में अभी भी एक सवाल बाकी है कि सर झूठा क्यों, सर फॉल्स क्यों? ऐसा क्या हमको नीड पड़ा कि एक सेल को लार्ज करना पड़ा और एक को स्मॉल रखना पड़ा, और हमको यह शो करना पड़ा कि हम सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू हैं, और उसके ऊपर सीलिया भी बनाना पड़ा और गोबलेट सेल भी बनाना पड़ा। बेटा मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूं कि आप लोगों ने, सर टाइम कितना है क्लास में? हो गया? चलो, है क्या कुछ? अच्छा एक्स्ट्रा चला गया। चलिए बेटा सुनिएगा, मैं कल पढ़ाऊंगा इसको, आपका टाइम नहीं लूंगा बिकॉज आप गाली दोगे फिर मुझे, है ना। आया पढ़ाने वाला, टाइम छोड़ता तो नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक है, कल इसको अपन लोग कैरी करेंगे यहाँ से आगे, ठीक है।